सॉलिड स्टेट में पिछले क्लास में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई गई थी वो था रेडियस। आपने देखा सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक, डिफरेंट टाइप्स के अरेंजमेंट में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के रेडियस निकालने का फॉर्मूला भी डिफरेंट होता है। सिंपल क्यूबिक में r बराबर a/2 था। बॉडी सेंटर्ड क्यूब के लिए r बराबर जो फॉर्मूला पढ़े थे वो था √3a/4। और फेस सेंटर्ड के लिए दो तरह से फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, एक था √2a/4 या इसी को लिख सकते हैं a/2√2। वो कट करके वो सब आया था, वहां तक हम लोग कर लिए थे। अब जहां तक एटॉमिक रेडियस की बात है, थोड़ा एटॉमिक रेडियस को भी हम लोग समझते हैं। अगला टॉपिक लिख के तो स्टार लगा के एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस वहां से ऊपर से थर्ड नंबर स्विच ऑफ कर दीजिए। तो देखो, किसी भी क्रिस्टल में दो नियरेस्ट नाइबर्स जो होते हैं, जो नियरेस्ट नाइबर्स एटम जो होते हैं, उसके न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होती है उसको आप हाफ कर दीजिए, उसी को एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू नियरेस्ट एटम। आप इसका मतलब समझिए, ये एक सिंपल चीज है जो आप पीरियोडिक टेबल में भी पढ़े थे 11th में। आपने देखा था कल हम उस पॉइंट को ढूंढ रहे थे जो टच कर रहा था एक दूसरे को, याद है? बीच में जो गैप लिए हुए था वहां से रेडियस निकालना पॉसिबल नहीं था। जैसे यदि हम सिंपल क्यूबिक के लिए बात करें तो सिंपल क्यूबिक में जो टचिंग पॉइंट था वो कहाँ से था? साइड वाला। पीसीसी में बॉडी के डायगोनल वाला और एफसीसी में फेस के डायगोनल वाला, ये सब ने एक दूसरे को टच कर रहा था। देखो यहाँ, जैसे ये एक सेंटर है, ये एक सेंटर है, यहाँ से बिल्कुल बीचों बीच एक एटम इधर था और एक एटम इधर था। अब बताइए कि ये दोनों नियरेस्ट नाइबर्स था ना, तो यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों के सेंटर को मिलाया और उसका जो हाफ डिस्टेंस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। तो एक रेडियस इसका हुआ था और एक रेडियस इसका हुआ था। तो यही लिखा हुआ है कि इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू नियरेस्ट एटम। जो दो नियरेस्ट एटम के सेंटर होते हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी के हाफ को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। लिखेंगे इसको। हो गया लिखा हुआ क्या? अब आगे की बात सुनिए। हमने कल आपको कहा था कि कल या एक दो क्लास पीछे तक की हम बात कर रहे हैं, इस सॉलिड स्टेट में जो बेसिक यूनिट सेल क्यूबिक होता है, यानी क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है उसका तीन बड़ा अभ्यास लेटिस होता है। एक होता है एससी, एक होता है बीसीसी और एक होता है एफसीसी। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब इससे संबंधित कुछ बात सुनिए। जैसे ये पूरा का पूरा हॉल है, यहाँ पर यदि हम आपको मान लीजिए कि 1 करोड़ फुटबॉल दे दें, फुटबॉल साइज का एक कोई स्फेयर, और हम आपको बोलें कि आप इसको ढंग से अरेंज कीजिए, मान लीजिए कि सिंपल क्यूबिक में आप अरेंज कीजिए, तो अरेंजमेंट अपना आप करना शुरू कीजिएगा। तो बताइए कि बीच में गैप बनेगा कि नहीं बनेगा? जब फुटबॉल को आप अरेंज करोगे तो जहां तहां गैप बनेगा। अब यदि हम आपको बोले कि वो बच्चा में जो कंचा सब खेलता है, टनाटन वाला, वो गुल्ली जो छोटा छोटा होता है शीशा वाला, उसको यदि हम वो आपको दे दें और बोले कि आप उस पूरे इस चीज को पूरे हॉल में आप अरेंज करो, आप एक बात बताइए कि गैप जो फुटबॉल में छूटेगा इस हॉल में वो, और कंचा वाले में जो गैप छूटेगा वो, ये दोनों गैप बराबर होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। एक्चुअल में होता क्या है कि एटम के साइज पर ही निर्भर करता है कि अरेंजमेंट कैसा होगा। अरेंजमेंट फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में चला जाता है यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स काफी छोटा हो, और यदि काफी बड़ा बड़ा साइज होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का
तो उसका अरेंजमेंट हो जाता है सिंपल क्यूबिक में। और यदि बीच वाला साइज हो तो जनरली वो चला जाता है कि इसमें बॉडी सेंटर्ड में। यही बात यहाँ पर आगे लिखी गई है नोट में कि इफ साइज ऑफ एटम्स आर टू स्मॉल देन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अकर्स इन एफसीसी। ध्यान दीजिए, पार्टिकल्स बहुत छोटा हो तब अरेंजमेंट किस में होता है? एफसीसी में। इफ साइज ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और एटम्स आर लार्ज देन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अकर्स इन सिंपल क्यूबिक। यदि साइज बड़ा हो तो वो सिंपल क्यूबिक में जाता है, और यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इंटरमीडिएट बिटवीन एससी और एफसीसी हो तो वैसी स्थिति में उसका जो अरेंजमेंट होता है वो बीसीसी में होता है। हालांकि ये बात हम लिख दिए हैं या हम बोल दिए हैं, ये तो खैर अलग बात है, लेकिन एक बात यह भी जान लीजिए कि किसी भी सॉलिड को देखकर आप नहीं पकड़ पाएंगे कि वो एससी है, बीसीसी है या एफसीसी है। वो हर हाल में आपको क्वेश्चन लिख के देगा कि इसका क्रिस्टलाइजेशन एससी में हो रहा है या बीसीसी में हो रहा है या फिर एफसीसी में हो रहा है। और एक और थ्योरी है जिससे पता चलता है कि एफसीसी है या बीसीसी है, वो अभी आप पढ़े नहीं है, वो एक दो दिन में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाए। पहले आप नोट करके ये बात लिख लीजिए। तो ये ओवरऑल इस कंसेप्ट को देखकर हम कह सकते हैं कि साइज ऑफ एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टल सिस्टम। इफ साइज ऑफ एटम्स इज टू लार्ज then it arrangement of constituent particles occurs in simple cubic, and if constituent particles are too small then arrangement of constituent particles occurs in FCC, and if constituent particles are intermediate between SC and FCC then the arrangement of constituent particles occurs in BCC. इस चैप्टर का एक पार्ट कल समाप्त हो जाएगा। ये वो पार्ट होता है जिसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इस पूरे चैप्टर में एकमात्र थ्योरी है जिसके हेल्प से आप न्यूमेरिकल बनाएंगे, और सारा का सारा न्यूमेरिकल उसी पर आधारित। तो ये एक अच्छा बात भी है और हो सकता है कि आपके लिए खराब भी हो। एक क्लास छोड़िएगा तो सारा न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा, एक क्लास पकड़िएगा तो सारा न्यूमेरिकल बन जाएगा। हालांकि एक क्लास से काम नहीं चलेगा, पीछे वाला चीज़ क्लियर होना चाहिए आगे के लिए। मतलब कल वाला थ्योरी आप तभी समझ पाएंगे जब पीछे वाला सारा चीज़ आप समझे हुए हों। कल कुछ लोग क्लास में थे और कुछ नहीं थे, खास करके जो सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े हैं। लाइव वाला लेक्चर देख लिए थे आप लोग? देख लेना चाहिए था, नहीं देखे थे तो देख लीजिएगा, अभी भी वो लाइव वाले में होगा, वो हाइड नहीं किया गया है। देखो, किसी एग्जाम में पूछे या ना पूछे, लेकिन यदि तुम हार्ड चीज़ों को पढ़ोगे और यदि उन चीज़ों को समझोगे तो उससे तुम्हारे दिमाग का विकास होगा, फिर आगे का रास्ता तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, जो लोग यूपीएससी क्रैक करते हैं, क्या आम जीवन में उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है क्या? वो हिस्ट्री ज्योग्राफी रटे हुए रहते हैं, कहीं दंगा हुआ तो वहाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी जाके समझाएंगे, सिचुएशन को ही ना हैंडल करेंगे। सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है? दिमागी कसरत इतना ना उसका किया हुआ रहता है कि वो आदमी रास्ता खोज लेता है, और हम आप एक साधारण आदमी जो है उस रास्ता को नहीं ढूंढ पाते हैं जो रास्ता वो ढूंढ लेगा। तो बस यही खेल है पढ़ाई का। जैसे शरीर को बनाने के लिए आप जिम में जाते हैं, उसी तरह से पढ़ाई पढ़ाई करके दिमाग को बनाया जाता है।
जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे दिमाग उतना बनेगा, और एक बार यदि दिमाग बन गया तो उसका यूज आप कहीं भी करेंगे तो बाकी लोगों की तुलना में बेहतर करेंगे। इसीलिए पढ़ाई का पढ़ना जरूरी होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है कहाँ काम देगा, ये अलजेब्रा और बिना मतलब का है। बिना मतलब का पढ़ाई कुछ भी नहीं है। वो हर चीज अलग अलग तरह की व्यवस्था दी गई है ताकि आपका दिमागी कसरत संपूर्ण तरीके से हो और आपके दिमाग का संपूर्ण विकास हो, ताकि आप अपने जीवन को ढंग से जी सकें, कल के डेट में जॉब मिले या ना मिले। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि जिम में जाके शरीर बनाना बहुत आसान है, क्योंकि वो दिखता है लोगों को, देखो बॉडी बन गया। लेकिन यहाँ दिमाग दिखता नहीं है। दिमाग को दिखने में, अब जिम जाओगे 6 महीना साल भर में तो हमारा शरीर परिपूर्ण हो जाएगा यदि मेहनत करोगे तो। लेकिन इस दिमाग को बनाने के लिए 6 महीना साल भर से कुछ नहीं होता, इसके लिए 20-25 साल का मेहनत करना पड़ता है। और यहाँ आदमी को तो इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है। नहीं, आदमी को देखोगे कि वो क्या बोलते हैं, प्रोटीन खा खा के भी शरीर को बढ़ा लेता है। वो तुरंत चाहिए होता है उसको, तुरंत। वो चीज़ यहाँ होता नहीं है, और इतना पेशेंस सब में होता नहीं है। इसीलिए आप देखते होंगे मैक्सिमम लोग कोशिश करते हैं कि पढ़ें लिखें, लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि इंटरनल स्ट्रेंथ और स्टेमिना जो विल पावर होता है वो बहुत कम लोगों में बहुत अच्छा होता है। इस वजह से एक ही क्लास में बैठे हुए कुछ लोग टॉपर की लिस्ट में रहते हैं और कुछ लोग नीचे से भी टॉप करते हैं। तो आप क्या करना चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं सब माफ है, क्योंकि आप अंडर एज हैं, 18 से नीचे हैं। सर्टिफिकेट में या ओरिजिनल में भी आप 18 से नीचे ही होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप कोई भी गलती करें ना, किसी को मान लो दियो दिया तो कोई ज़्यादा टेंशन तुमको नहीं होगा। हम दे दें तो टेंशन होगा, नहीं समझा? तो तुम्हारे लिए तो सरकार भी माफी की योजना बना रखी है। यदि अरे दे दोगे तो बहुत, 2-3 साल में फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम दे देंगे तो 20 साल के लिए अंदर, या हो सकता है आजीवन। तो कहने का ये मतलब है कि आप जीवन में क्या कर रहे हैं हमको उस बात से कोई मतलब नहीं है। तुम रंगदारी कर रहे हो, लुच्चागिरी कर रहे हो, लफा बने हुए हो, डकैती कर रहे हो, लेकिन कुछ भी कर रहे हो इस एज में, पढ़ाई तुम्हारा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। पढ़ाई यदि देखो बाकी चीज सुधर जाएगा, लेकिन पढ़ाई यदि इस एज में नहीं हुआ तो किसी एज में नहीं होगा। और ये भी हम जानते हैं कि तुम अपने आप को रोक नहीं सकते हो जो तुम कर रहे हो उससे, इसीलिए तुमको हम कहेंगे भी नहीं रुकने के लिए। रुकना ही नहीं है और करो, लेकिन उसके हिसाब से पढ़ाई को भी बढ़ाओ। लेकिन शायद हम थोड़ा प्रैक्टिकल बोल रहे हैं तो हमको समझ नहीं पाओगे। लिखिए तो हेडिंग, स्टडी अबाउट टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। और ये सब बात हम ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों को गड़बड़ लग जाए या वायरल हो जाए, लेकिन ये एक सच्चाई है। तुमको हम इस एज में कहेंगे ना कि वो मोटरसाइकिल धीरे चलाना चाहिए, लहरिया कट नहीं होना चाहिए, तो तुमको लगेगा कि पगला गए हैं। मोटरसाइकिल है भाई, काहे नहीं तेज चलाएंगे, हमारा मन है। एक आध को देखेगा कि चलते रहेगा और अगल बगल देखते रहेगा कि हमारा लोग देख रहा है कि नहीं देख रहा है। ये उम्र ही दिखाने वाला उम्र होता है। तुम दिखाओगे ही, तुमको उतना बुझने थोड़े आता है कि तुमको लोग देख रहा है कि तुमको गाड़ी आ रहा है। बुलेटर में देखता होगा साइलेंसर लगा देता है वो फटफटिया वाला, और जब कहीं से गुजरेगा ना भीड़ भाड़ वाले जगह से, मारेगा ऐंठ के, क्लच ले लेगा, देगा करकरा देगा पकड़ के। और हमको लगता है कि वहां पर, शांत रहिए, हमको लगता है कि उस सिचुएशन में वहां जितना आदमी उपस्थित रहता होगा सब उसको गाली देता होगा। हाँ, मतलब एक आदमी तो कम से कम 5 से 10 गाली एवरेज देता ही होगा। यदि अब जैसे मान लीजिए, 1 मिनट सुनिए, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपके बैच में तो मतलब 120-130 के रेंज में आप रहते हैं, हिंदी मीडियम वाले में 250-300 के रेंज में बच्चा रहता है। अब जैसे एक बैच यहाँ से निकल रहा है, एक बैच आ रहा है, तो एवरेज कम से कम 500 स्टूडेंट तो रोड पर होते हैं जब छुट्टी होता है। तो ऐसी स्थिति में भीड़ में आप पकड़ के ताबड़तोड़ दे दिया, एक आदमी मान लो 5 गाली दिया तो 500 आदमी 2500 गाली दिया, मतलब थोक में गाली सुनता है वो। लेकिन सुनो, लेकिन गाली सुन के भी वो खुश है, क्योंकि उसको लगता है कि हमको आदमी देख रहा है। तो सबसे पहले ये सब वाला जो लक्षण है तुम्हारा दिखाने वाला, इसको तुम छोड़ दो। काहे कि उस 500 की भीड़ में तुम्हारा गुरु कितना न होगा। इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? नहीं, लेकिन तुमको लगता होगा कि नहीं हम ही बाबा हैं। लगता है, लगता है। किसी दिन हमरा से भी तनी पकड़ फेरा में पड़ जाना, हमरो और फेरा में, औकात समझ में आ जाएगा।
तो कहने का ये मतलब है कि हम दिखा क्यों नहीं, अरे जरूरत पड़ेगा तो देख लेंगे, है कि नहीं। अब जैसे हम ही लोग देखो सुदामा टाइप से रहते हैं भी सुदामा नहीं है रे, बहुत सुदामा टाइप के आदमी, लेकिन जब जरूरत पड़ेगा तो कृष्ण भी बनेंगे और कंस भी बनेंगे। और कोचिंग चलाने के लिए सब चीज का होना जरूरी है, और सब चीज परिपूर्ण है यहाँ। बस कुछ चीज ऐसा है जो दिखता नहीं है, वो समय पर खाली दिखता है। पढ़ाई लिखाई ढंग से करो नहीं तो दिखने लगेगा। हेडिंग डाल दी है आप। सबसे पहले इस हेडिंग को समझिए, इस हेडिंग का क्या मतलब है। ये सिंपल क्यूब है, बताओ तो इस सिंपल क्यूब को बनाने में कुल कितना एटम पार्टिसिपेट कर रहा है। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम्स इन वन यूनिट सेल ऑफ एससी इज इक्वल टू 8। टोटल 8 ना भाग ले रहा है। अब आप एक बात बताइए कि इस सारे सेंटर को हम आपस में मिला दें, और इमेजिन कीजिए जो बोल रहे हैं, इस सारे सेंटर को हम आपस में मिलाकर एक क्यूब यदि बनाए, इधर चल नहीं, इधर देखने तो बतिया आ रहा है, पगला गया क्या जी। तो नहीं, इधर ये भारी बात है जो बता रहे हैं, नहीं समझ में आएगा बाद में, फिर दोबारा समझाएंगे नहीं। हमने ये कहा कि इस सारे बॉल के सेंटर को हम आपस में क्यूबिक शेप में मिला देते हैं, ऊपर से ऊपर वाले को, नीचे से नीचे वाले को, फिर नीचे से जो करस्पॉन्डिंग है वो उसके साथ क्यूब बन जाएगा। अब आप ये बताइए, थोड़ा इमेजिन कीजिए कि इसके सेंटर और इसके सेंटर से जो लाइन पास किया होगा, फिर इसके सेंटर से इसके सेंटर से जो लाइन पास किया होगा, हम यदि उस लाइन से इसको काट दें, बिल्कुल यहां से बीचों बीच इधर से काट दें, फिर बीचों बीच इधर से काट दें, फिर बीचों बीच इधर से काट दें, फिर बीचों बीच इधर से काट दें, और ये कंप्लीटली एक क्यूब का शेप ले ले, एक सॉलिड क्यूब का शेप ले ले, तो बताइए कि उस क्यूब के अंदर ये 8 का 8 बॉल आ जाएगा, या इसका बहुत सारा बॉल क्यूब के बाहर भाग जाएगा। क्यूब के बाहर भाग जाएगा। हम इस टॉपिक के अंदर चेक करने वाले हैं कि क्यूब के अंदर कितना बॉल काट छांट के बचा हुआ है। तो ये पता कैसे चलेगा, इस बात को समझिए। इस चीज को समझने के लिए आप इसको देखिए, इससे आपको ये बात समझ में आएगा। किसी भी सॉलिड में एक क्यूब तो होता नहीं है, ढेरों क्यूब ना होता है। जैसे आप देखिए यहां पर कितना क्यूब आपको नजर आ रहा है, इसमें 8 क्यूब नजर आ रहा है। देखो ऐसे 1 2 3 4, 4 ऊपर से और 4 इसके नीचे से, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 4 क्यूब नीचे से, 4 क्यूब ऊपर से है। यहां पर बॉल का कलर डिफरेंट है, आप मान लीजिए कि सारे बॉल सेम कलर के हैं, यानी सारा का सारा आइटम सेम टाइप का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। तो बताइए इसका जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, ये किस अरेंजमेंट में आपको दिख रहा है। सिंपल क्यूब में दिख रहा है। क्यों दिख रहा है सिंपल, काहे दिख रहा है सिंपल क्यूब में, कैसे आप समझे। क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कहाँ है, सिर्फ सेंटर में है, ये कॉर्नर पोजीशन में है, इसीलिए ये सिंपल क्यूबिक कहलाएगा। अब आप इसमें एक ऐसा बॉल ढूंढिए जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो। कौन सा बॉल है, ये सेंटर वाला बॉल। अब इस सेंटर वाले बॉल पर थोड़ा हम काम करेंगे, और आप इसको देखिए, जो जो कहते हैं उसको इमेजिन कीजिएगा। हम किसी एक क्यूब को पकड़ते हैं, किसी एक क्यूब को, जैसे मान लो हमने इस क्यूब पर हमको काम करना है। अब बताइए कि इस क्यूब के अंदर इस बॉल का कुछ भाग आया है कि नहीं। हम खोजना चाह रहे हैं कि इस बॉल का कितना भाग इस क्यूब के अंदर आया है और कितना भाग इस क्यूब के बाहर है। कैसे पता चलेगा, देखिए कैसे पता चलेगा। पहले आप देखिए कि ये वाला बॉल कितने क्यूब में समान रूप से फैला हुआ है। आप ये ऐसा सोचिए कि इस बॉल को हम हवा भर के थोड़ा फुला रहे हैं, थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, तो और बेहतर समझ में आएगा। बताइए तो ये कितना कितना क्यूब में समान रूप से फैला हुआ है। 4 नहीं 8 भाग में ये फैला हुआ है, बराबर क्यूब में फैला हुआ है। देखिए कैसे, देखो इस क्यूब का ये नीचे वाला कॉर्नर है, ये इस क्यूब का ये नीचे वाला कॉर्नर है, ये इस क्यूब का ये कॉमन कॉर्नर है, इस क्यूब का ये कॉमन कॉर्नर है। ऊपर से 4 और नीचे से भी, तो इस क्यूब का ऊपर वाला कॉर्नर बन गया ये, इस क्यूब का लेफ्ट अपर कॉर्नर बन गया ये, इस क्यूब का ये कॉर्नर बना हुआ है ऊपर वाला, इस क्यूब का ऊपर वाला कॉर्नर बना हुआ है। तो बताइए कि ये बॉल कितने क्यूब में समान रूप से फैला हुआ है। ये 8 क्यूब में समान रूप से फैला हुआ है। अब आप बताइए कि यदि हम इसको एक चाकू से इस तरह से काट दें बढ़िया से,
तो इस बॉल का कितना हिस्सा इसमें आएगा कट होके? कितना? 1/8। ये बिल्कुल सही है। काहे 1/8 आएगा? क्योंकि ये 8 बराबर भाग में ना बटा हुआ है, तो एक को तो 1/8 हिस्सा ना मिलेगा। यहां से एक बात स्पष्ट होती है कि यदि किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में कोई बॉल कॉर्नर पोजीशन में है, तो कॉर्नर पोजीशन वाला वह बॉल 8 अलग अलग क्यूब में समान रूप से फैला हुआ है, और किसी एक क्यूब को उस एक बॉल का मात्र 1/8 पार्ट ही मिल पाता है। क्लियर है ये? अब बताइए कि सिंपल क्यूबिक में कुल कॉर्नर कितने होते हैं? सिंपल क्यूब या किसी भी क्यूब में कुल कॉर्नर कितने होते हैं? 8। देखो 8 कॉर्नर है ना सिंपल क्यूब में। इस एक बॉल का कितना हिस्सा एक क्यूब को मिला होगा? 1/8। तो 1/8 इसका मिला होगा, 1/8 इसका भी मिला होगा, क्योंकि सब तो कॉर्नर पर है। 1/8 इसका भी मिला होगा, 1/8 इसका भी मिला होगा, 1/8 इसका भी, 1/8 इसका भी, 1/8 इसका भी, 1/8 इसका भी। बताइए कि कुल 8 बॉल मिलके एक क्यूब का निर्माण किया, और एक बॉल से 1/8 पार्ट मिला अंदर। तो बताइए, तो टोटल काट छांट के हम यदि बात करें तो कितना एटम इसके अंदर होगा? 1/8 इंटू 8, क्योंकि एक बॉल का 1/8 पार्ट अंदर आया है, और कुल 8 बॉल इसको बनाने में भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि काट छांट के क्यूब के अंदर मात्र 1 बॉल जा पाएगा। तो कहेंगे कि बाकी बॉल कहाँ गया? बाकी बॉल अन्य क्यूब में चला गया। यहीं पर क्यूब नहीं है ना जी, यहां पर बॉल लगा दो, यहां बॉल लगा दो, यहां बॉल लगा दो, यहां बॉल लगा दो, तो लगेगा कि एक दूसरा क्यूब बन गया। बॉल यहां है नहीं। हम ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे देखो ये 4 बॉल है ना यहाँ लगा हुआ, फिर इसके बाद ये 4 बॉल लगा हुआ है, फिर 4 बॉल तुम यहाँ लगा दो, और इस चारों को देखो तो ये क्यूब यहाँ नजर आएगा, फिर 4 बॉल लगा दो तो आगे क्यूब नजर आएगा। बताओ ये बॉल खाली इसी क्यूब का हिस्सा है? ऐसा कुछ तो है नहीं। ये बॉल सामने वाले क्यूब का भी हिस्सा है ना, ऊपर वाले क्यूब का भी हिस्सा होगा, क्योंकि किसी क्रिस्टल में केवल 8 ही एटम तो नहीं होता है, वहां पर तो करोड़ों अरबों एटम है, और चारों तरफ से वो घिरा हुआ है। तो यहां से एक बात स्पष्ट तौर पर हम कह सकते हैं कि एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल जो इफेक्टिव एटम होते हैं वह कितना होता है? 1। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इफेक्टिव एटम? यह वह एटम होगा जिसका पार्ट क्यूब के अंदर होगा। क्लियर है ये? तो यहां से यहां पर बातें बहुत सारी लिखी हुई हैं। यहां पर जब आप थ्योरी में लिखिएगा तो बहुत बात लिखिएगा, इसीलिए हम उस बात को लिखाएंगे मैंने, बिना मतलब का कॉपी भरता है, होना जाने कुछ नहीं, सिर्फ समझिए तो ज्यादा बेहतर है, और ये याद रखिएगा। तो यहां पर हम लिखते हैं सबसे पहले, यहां हम लिख रहे हैं फॉर SC। इफेक्टिव एटम, देखो इफेक्टिव एटम को कैपिटल N से इंडिकेट करते हैं, और सिंपल क्यूबिक में इफेक्टिव एटम कितना हुआ? 1। और आपको समझ में आया कि इफेक्टिव एटम का मतलब क्या हुआ? इफेक्टिव एटम का मतलब काट छांट के वह एटम जो क्यूब के अंदर आया है वो कुल मिला के केवल 1 होगा। और बताइए इसमें पार्टिसिपेटिंग एटम कितना होगा? इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम इन सिंपल क्यूबिक ये होंगे कितने? 8। आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है याद रखने की, किसको? इफेक्टिव एटम को। अब आइए हम इसी को देखते हैं किसके लिए, और BCC। पहले आप ये बताइए कि BCC में बॉल रहता कहाँ कहाँ है? BCC में बॉल सारे कॉर्नर पोजीशन में रहते हैं, और कहाँ रहता है? एक बॉल रहता है बॉडी के सेंटर में। यदि हम इसकी बात करें देखो तो यही ना है FCC, अब सॉरी BCC। तो हम यहां पर भी देखना चाह रहे हैं कि कुल कितना बॉल अंदर है, क्यूब के अंदर है। यहां भी सारे सेंटर को मिलाएंगे तो फिर बॉल कट छट के अलग होगा। जरा बताइए कि बिचला बॉल पर कोई असर पड़ेगा? ये पूरा का पूरा क्यूब के अंदर है, और कॉर्नर पर कितना बॉल है? 8, और एक कॉर्नर से 1/8 भाग ना अंदर आएगा, तो टोटल 8 कॉर्नर है। तो यहां पर इसका ये मतलब हुआ कि टोटल 8 कॉर्नर से काट छांट के एक बॉल मिलेगा, और एक बॉल बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच है, यानी कुल मिला के कितना बॉल हुआ? 2 बॉल। इसका मतलब है कि
दो एटम कुल मिलाकर एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर में पाया जाता है। क्लियर हुआ ये? अब बताइए तो पार्टिसिपेटिंग एटम्स कितने हैं? 9, 8 को कॉर्नर में और एक बीच में। तो एक एफसीसी को बनाने के लिए भाग लेता है कुल 9 एटम, लेकिन टोटल इफेक्टिव काट छांट के जो एटम क्यूब के अंदर पाया जाता है वो केवल 2 होता है। तो लिखिए तो इसको, जिसको समझ में आ जाए बढ़िया से समझ लीजिए, नहीं समझ में आए तो रट जाइएगा। और जिस तरह से समझाया जा रहा है, नहीं समझ में आने का कोई मतलब ही नहीं है, नहीं किसे समझ में आएगा। आज नहीं समझ में आएगा तो कल समझ में पक्का आ जाएगा। एक्चुअल में इस सब का वीडियो है, थोड़ा एडिटिंग का उसमें ज़रूरत है, तो एडिटिंग करके कल आपको होगा तो दिखाएंगे। अभी तक जितना पढ़े हैं ना, मात्र 5 से 10 मिनट आप एनिमेटेड वीडियो देखिएगा, आपको सब बात समझ में आ जाएगा। जो आप क्रिस्टल लेटिस पढ़े हैं, क्रिस्टल पढ़े हैं, लेटिस पॉइंट पढ़े हैं, लेटिस पढ़े हैं, यूनिट सेल पढ़े हैं, एससी पढ़े हैं, बीसीसी पढ़े हैं, एफसीसी पढ़े हैं, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। और बीसीसी के लिए आप खुद से लिख लेंगे क्या? क्या लिखेंगे बताइए? इफेक्टिव एटम लिख लेंगे 2 और पार्टिसिपेटिंग एटम्स लिख लेंगे 9। ये एससी के लिए हो गया, बीसीसी के लिए हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9। लेकिन आप ऐसे मत लिख देना, आप यहाँ लिखना इफेक्टिव एटम कैपिटल एन। इफेक्टिव एटम को कैपिटल एन से सूचित करते हैं, कैपिटल एन से या कैपिटल जेड से, जैसे यहाँ लिखा गया है वैसे लिखिए। इसी तरह से थोड़ा एफसीसी में खोजिए तो आप खुद कितना मिलेगा। इधर ये एफसीसी है, देखिए तो एफसीसी में पहले बताइए बॉल कहाँ कहाँ है? सारे फेस के सेंटर में और सारे कॉर्नर पोजीशन में। पहले आप बताइए कि पार्टिसिपेटिंग एटम कितना है? 14 है ना जी। 8 गो बॉल कॉर्नर में, 4 ऊपर 4 नीचे, और सभी फेस के सेंटर में 6 गो फेस होता है। एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस, पांचवा और ये छठा। तो 8 6 14 ना हो गया। तो टोटल 14 एटम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक एफसीसी में। अब हम इफेक्टिव एटम निकालना चाहते हैं, तो 8 कॉर्नर से कितना, ये तुम खुद खोजने का प्रयास करो। अरे हम बताएंगे तो समझ में तो आ ही जाएगा, लेकिन आप यदि आदमी हैं, गधा नहीं है, तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि हम कैसे इसको निकालेंगे। बोलिए। ये 4 होगा, ये सही में 4 होगा, 4 सही है इसका जवाब। देखिए कैसे, 8 गो कॉर्नर है, 8 कॉर्नर से, हर कॉर्नर से 1/8 मिलेगा, तो 8 कॉर्नर से 1/8 इंटू 8, तो एक बॉल मिलेंगे कि नहीं? अब बताइए, किसी भी फेस का सेंटर 2 क्यूब में समान रूप से फैला हुआ होगा। देखिए कैसे, यदि आप बीचों बीच काटिएगा, यहां से आप यदि बीचों बीच, यदि आप यहां से बीचों बीच काटिएगा तो आधा पार्ट कट के निकल जाएगा। तो बताइए, फेस के सेंटर का आधा बॉल कट के सामने वाले क्यूब में चला जाएगा और आधा बॉल तो पूरा का पूरा अंदर आ जाएगा। ऐसे आप सोचिए कि आप जिस हॉल में बैठे हुए हैं यह एक क्यूब है, और आप ये सोचिए कि यहाँ पर ये एफसीसी लेटिस बना रहा है, 8 कॉर्नर में गेंद है और सभी फेस के बीच में गेंद है। अब इस फेस को देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर बॉल है, यदि बीचों बीच बॉल है तो यह बॉल जो है आधा इस रूम में होगा और आधा इसके पीछे जो रूम होगा उसमें होगा। और इस दीवार को काट के अलग किया जाए तो आधा बॉल इसमें आ जाएगा, आधा बॉल उसमें चला जाएगा। तो बताइए कि फेस के सेंटर में जो बॉल रहेगा वह किसी एक क्यूब को अपना कितना पार्ट देगा? आधा देगा। तो एक फेस आधा देगा यानी 1/2 देगा, तो 6 फेस कितना देगा? क्योंकि 6 फेस पर ना बॉल रहता है, ये भी आधा देगा, 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 ये भी आधा देगा। तो 6 को आधा से गुना कर दीजिए, 3। इट मीन्स टोटल 3 एटम्स आर प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड पोजीशन। जो इंटायर साइड वाला है उसकी हम बात कर रहे हैं, और एक एटम
कॉर्नर पोजीशन से। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इन वन यूनिट सेल ऑफ FCC इज इक्वल टू 4 एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम इन वन यूनिट सेल ऑफ FCC इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से जब आप FCC के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 4 और यहाँ पर लिखना पड़ेगा 14। क्लियर है यहाँ तक? नहीं, अब मान लो एक क्यूब SC में है, एक क्यूब BCC में है और एक क्यूब FCC में है। ध्यान से सुनिएगा, हम एक क्यूब की बात कर रहे हैं। बताओ तो सिंपल क्यूबिक का कुछ ना कुछ मास तो होगा ही। मास इसलिए होगा क्योंकि वो एटम से बना है और एटम का अपना मास होता है, हाँ या ना? इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा। बताइए तो इसका मास कितने एटम के बराबर, कितने एटम के मास के बराबर होगा? 1 एटम के मास के बराबर होगा, बिकॉज इफेक्टिव एटम atoms in one unit cell of SC is equal to 1. Then mass of one unit cell of simple cubic is equal to mass of one atom that present in simple cubic. जो भी एटम रहेगा उसके बराबर होगा। इसका क्या होगा बताइए पीसीसी के लिए? पीसीसी के एक यूनिट सेल का मास कितने एटम्स के इक्वल होगा, कितने एटम के मास के इक्वल होगा? 2 एटम के मास के इक्वल होगा, क्योंकि क्यूब के अंदर तो 2 बॉल एडजस्ट हो पाया है। तो इसका मास 2 एटम के मास के बराबर होगा, इसका एक यूनिट सेल का मास 1 एटम के मास के बराबर होगा और इसके एक यूनिट सेल का मास 4 एटम के बराबर होगा। और एटम का मास निकालना तो बहुत आसान है, एटॉमिक मास जो आप याद करते हैं, ऑक्सीजन के लिए 16, आयरन के लिए 56, है ना याद ये सब? इन सब चीजों का आप जरूरत पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि हमने आपको कहा कि आयरन का क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है FCC में, तो बताइए कि एक यूनिट सेल का मास कितना होगा, कितना AMU होगा? तो हम कहेंगे क्या कि आयरन का एटॉमिक मास होता है 56, यानी एक एटम का मास 56 AMU और एक यूनिट सेल में 4 एटम होगा तो 56 इंटू 4, तो गुना करके नहीं निकाल लेंगे कि कितना होगा? तो इस तरह से किसी भी यूनिट सेल का मास हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पता कर चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसी बात को देखिए यहाँ पर अब जो देखो यहाँ पर ये सब जो है ना, ये थियोरिटिकल बात है जो लिखा गया है, इस सब पर मत जाइए, बिना मतलब का चीज है, बिना मतलब का कॉपी में आप लिखिएगा। बात को बस इतने समझना है कि n का मान कितना होता है SC के लिए, BCC के लिए और FCC के लिए। देखिए यहाँ पर सिंपल क्यूबिक के लिए n का मान कितना है 1। अब इसी को कैलकुलेशन करके निकाला है, वो सब का कोई जरूरत नहीं है आपको। लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है जो भी आपको बता रहे थे। देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंस द यूनिट सेल इज कंपोज्ड बाय एटम्स, hence the mass of total number of atoms in unit cell will be equal to the mass of total number of effective atoms present in the unit cell. इसी हमने कहा यहाँ कि किसी भी यूनिट सेल का निर्माण एटम से होता है, अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी यूनिट सेल का जो मास होगा वह उस यूनिट सेल में उपस्थित इफेक्टिव एटम के मास के बराबर होगा। अभी यही ना कह रहे थे कि SC में एक एटम होता है इफेक्टिव, तो उसका एक एटम के बराबर होगा, PCC में 2 एटम के मास के बराबर होगा और FCC के एक यूनिट सेल का मास 4 एटम के बराबर होगा। क्लियर है ये इसलिए आपको पढ़ाया जाना जरूरी है क्योंकि आगे अब आप डेंसिटी पर काम करेंगे। जो यूनिट सेल का डेंसिटी होता है वही पूरे सॉलिड का डेंसिटी होता है। डेंसिटी को निकालने के लिए मास की जरूरत है, आपको अलग अलग डेंसिटी निकलेगा SC के केस में, BCC के केस में और FCC के केस में। लिखिए तो इसको, यहां से लिखिए तो
हो गया, चेंज करो इसे। क्वेश्चन लिखिए तो। सिर्फ ऊपर वाला क्वेश्चन लिखिएगा, इसको बना के फिर आगे बढ़ के दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। इस सब चैप्टर में यदि आप क्लास अब्सेंट किए होंगे या लेट से क्लास ज्वाइन किए हैं तो आपको परेशानी होगी, या हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी समझ में ना आए। इसके लिए यूट्यूब पर वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, सारा लेक्चर देखिए तब क्लास में बैठिए। और जहाँ दिक्कत होती है बात कीजिए। हम रोज़ का रोज़ बोलते हैं एक ही बात कि दिक्कत होता है तो पूछिए, दिक्कत होता है तो पूछिए। शायद या तो आपको दिक्कत नहीं होती है या फिर आप पूछते नहीं हैं। दो में से एक बात है तो अच्छा है। यदि आपको दिक्कत ही नहीं हो रही है और दिक्कत हो रही है और फिर भी नहीं पूछ रहे हैं, तो कल के डेट में यदि आपका कंसेप्ट बिगड़ता है केमिस्ट्री का तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। फिर उस समय हमको मत बोलिएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि नहीं आएगा समझ में। और क्लास यदि आप कंटिन्यू हैं, टाइम पर हैं और क्लास में चीज़ों को ध्यान से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको समस्या आएगी ही नहीं। आप क्वेश्चन पूरा कर लिए? क्वेश्चन पूरा करके रुकिएगा, इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन है 46 ग्राम सोडियम आपको दिया और कह रहा है कि आप बताइए कि इसमें यूनिट सेल की संख्या कितनी होगी यदि उसका क्रिस्टलाइजेशन एक बार एससी में हो, दूसरी बार बीसीसी में हो और तीसरी बार एफसीसी में हो। देखो सबसे पहले बात ये जानो कि एक ही मेटल का क्रिस्टलाइजेशन तीनों में नहीं हो सकता है, होगा किसी एक में। लेकिन क्वेश्चन बना दिया कि आप बताइए कि एससी में होगा तब कितना, बीसीसी में होगा तब कितना और एफसीसी में होगा तब कितना। अब हमको ये बताइए तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। देखो एससी एससी में एक एटम इन्वॉल्व होता है, बीसीसी में दो और एफसीसी में चार, जो इफेक्टिव एटम्स होते हैं। अब बताइए कि यदि हमको टोटल नंबर ऑफ सोडियम एटम पता चल जाए तो हम आसानी से एससी निकाल सकते हैं, बीसीसी निकाल सकते हैं और एफसीसी निकाल सकते हैं। एससी के लिए 1 से भाग दे देंगे, बीसीसी के लिए 2 से भाग दे देंगे और एफसीसी के लिए 4 से भाग दे देंगे। एफसीसी के लिए क्यों 4 से भाग दे देंगे? बिकॉज 4 एटम्स प्रोड्यूस 1 एटम ऑफ सॉरी 1 यूनिट सेल ऑफ एफसीसी। तो एक कितना का निर्माण करेगा? 1/4 का। तो जितना एटम रहेगा उतना कितना का निर्माण करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 11th के मोल कंसेप्ट पर जाना पड़ेगा। मोल कंसेप्ट में आप याद कीजिए पढ़े हैं, और शुरू में बेसिक में भी आपको यह बात बताया गया है। 46 ग्राम सोडियम, ग्राम से तो काम चलेगा नहीं, पहले आप इसको मोल में कन्वर्ट कर दीजिए। बताइए कितना मोल होगा? 46/23 मोल, यानी कितना मोल? ये कहां से आया 23? किसी भी सब्सटेंस के ग्राम को मोल में बदलने के लिए फॉर्मूला वेट से भाग देते हैं। जैसे सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है तो 23 से भाग दे दिए। कैल्शियम रहता है तो 40 से भाग दे देते, क्योंकि कैल्शियम का मास एटॉमिक मास 40 होता है। अब बताइए 2 मोल सोडियम में कितना एटम होगा? 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर। एक मोल में संख्या होता है 6.02 2 इंटू 10⁻23, तो 2 मोल में कितना होगा? 2 इंटू 6.02 2 इंटू 10⁻23। तो हम यहां लिख देते हैं, यहां से पता चल गया इतना एटम्स ऑफ सोडियम। अब बताइए इसी को ना हम ढूंढ रहे थे। हमने क्या कहा कि यदि आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाए तो आपको एससी बीसीसी और एफसीसी तो यूं पता चल जाएगा, क्योंकि एक एससी में एक इफेक्टिव एटम होता है। अब बताइए कि कितना एससी बनेगा? बोलिए। जितना एटम उतना एससी बनेगा। का है कि एक एससी को बनाता है केवल एक ही ना, तो यहां से हम एससी की संख्या क्या बोल सकते हैं? एवोगाड्रो नंबर के बराबर। एवोगाड्रो नंबर को किस से सूचित करते हैं? एन से। अच्छा ये 2 इंटू एन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एन। ये समझ में आया कि ये क्या लिखे हम? एक्चुअल में ये वाला जो नंबर है ना, ये इसी को हम एन से सूचित करते हैं। आप याद कीजिए 11th में ये सब बात आप पढ़े हुए हैं। तो हम 2 इंटू इतना लिखें या 2 इंटू एन लिखें, बात तो बराबर है। और समझ में आया कि ये कैसे इतना आया? बीसीसी में क्या करेंगे? टोटल एटम इतना है, 2 को मिलेगा तब एक बीसीसी बनेगा, तो ये जितना एटम है उसका आधा बनेगा।
तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना होगा Na, इसका आंसर ये होगा। और ये कितना बनेगा, टोटल इतना है, 4 मिलेगा तो 1 FCC बनेगा। तो जितना एटम है उसमें 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करोगे तो क्या ये Na/2 हो जाएगा क्या? Na/2 इसलिए हो जाएगा क्योंकि नीचे बट्टा 4 करेंगे तो 2/4 नीचे 2 आ जाएगा, एवोगाड्रो नंबर में 2 से भाग लग जाएगा। तो बताइए क्या ये भारी लगा आपको? इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको उतार लीजिए, अगला क्वेश्चन बना के लाइएगा घर से। न्यूमेरिकल बनाने के लिए इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मात्र 5 से 6 लाइन का थ्योरी है जो हम लोग कल पढ़ेंगे, और यहीं से जितना भी IIT में न्यूमेरिकल पूछता है या बोर्ड एग्जाम में भी जो बड़ा वाला न्यूमेरिकल पूछता है यहाँ से यहीं से बनेगा। और सबसे अच्छी बात आपको इस चैप्टर का मैं बता दूं, इस चैप्टर में मात्र एक ही थ्योरी से सारा न्यूमेरिकल बनता है। फिर से सुनिएगा हमने क्या कहा, केवल एक ही थ्योरी से सारा न्यूमेरिकल बनता है, और वही थ्योरी कल 5-10 मिनट का है जिसको हम कल बताएंगे। टॉपिक होगा डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल या डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। इसी से आपको पता चल जाएगा कि क्रिस्टलाइजेशन किस में हुआ है, SC में, BCC में, FCC में। थ्योरी एक ही है लेकिन है थोड़ा कंसेप्चुअल। ये जैसे ही खत्म होगा इस चैप्टर का एक पार्ट समाप्त हो जाएगा, फिर अगला पार्ट में कहीं कोई न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेगा, वो सब सिंपल सिंपल चीज है समझने वाला। सिंपल तो खैर नहीं ही है, समझने में इस चैप्टर में थोड़ा वक्त लगता है। हो गया? क्वेश्चन लिख लीजिए तो दूसरा। और क्वेश्चन लिखने के साथ बताइए कि ये बना कि नहीं, कुछ है क्या इस क्वेश्चन में, कैसे बनाओगे बताओ तो। 120 ग्राम कैल्शियम है, ग्राम को मोल में बदलिए, मोल को एटम में बदल दीजिए। क्रिस्टलाइजेशन किस में हो रहा है? FCC में। जितना एटम आए, BCC है, तो जितना एटम आएगा उसमें कितना से डिवाइड कर देंगे, 2 से, तो आंसर आ जाएगा। इसको बना लीजिएगा और हेडिंग डाल दीजिए कल के लिए, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस और डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। इस पर हम लोग कल काम करेंगे। भी है लगा देना। बोर्ड एग्जाम में यदि न्यूमेरिकल पूछेगा आपसे, चाहे आप CBSE में हो या बिहार बोर्ड से, तो यहीं से आएगा, और आता है तो रूल आता है ही। अच्छा एक बात बताइए, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 × 10⁻23। आपको बताया गया था कि यह एक बहुत बड़ा नंबर है, याद कीजिए। और ये इतना बड़ा नंबर है कि 7 जन्म तक तुम गिनते रह जाओ, तुमसे पार नहीं लगेगा गिनना। तो एक बात बताइए कि एवोगाड्रो साहब इस नंबर को कैसे गिन लिए? जब हम 7 जन्म जन्म के भी नहीं गिन सकते हैं तो एवोगाड्रो ने कैसे गिना होगा इस नंबर को? तो सुनिए, ये जो एवोगाड्रो नंबर हम लोग गिनती करते हैं ना कि ये 6.022 × 10⁻23 होता है, वो इसी टॉपिक से पता चला कि एवोगाड्रो नंबर इतना होता है। और कैसे पता चला उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, 1 दर्जन में 12 होता है, ये कैसे पता चला? है? देखो, एक सुनो सुनो हमारी बात सुनो, एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। 1 दर्जन में 12 होता है, ये पता नहीं चला, इन लोगों ने मान लिया 12 होता है 12, क्योंकि ये एक छोटा नंबर है, इसको गिन सकते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा नंबर है, क्या इसको गिन पाओगे तुम? तो ये आया कहां से, इन सब बातों को हम कल समझेंगे। आइए कल।